मैं शोधकर्ता NZ0 हूँ। स्वागत। यदि आप यहाँ नए हैं तो विवरण पढ़ें, रुकें और जारी रखें। हमें शुरू करने दें। डायन संकलन। विवरण में आपको थोड़ी और जानकारी मिलेगी। मैं उन बातों पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करता जो मेरे शहर में बताई जाती थीं, जब तक कि एक दिन जब मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ तो मैं उसे हर जगह दिखाने लगा। बड़े लोगों ने मुझसे पूछा कि बपतिस्मा कब होता है, क्योंकि यह जल्दी होना था क्योंकि चुड़ैलें वहां प्रचुर मात्रा में थीं। उन्होंने अज्ञानी लोगों के बारे में ऐसा कहा। और इस तरह दिन बीतते गए। उस शुक्रवार की रात तक उस दिन सामान्य से अधिक अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी अपने बेटे को सुलाने के लिए उसके शयन कक्ष में ले गए। हम भी आराम करने चले गए। तभी अचानक छत पर कुछ बहुत अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। पंखों की तेज फड़फड़ाहट भी सुनी जा सकती थी। मेरी पत्नी डर गई और उसने बाहर देखते हुए मुझे बताया। मैं बहुत क्रोधित होकर चला गया क्योंकि उन्होंने मुझे आराम नहीं करने दिया। मैंने घर में हर जगह देखा और कुछ नहीं मिला। जब मैं अपनी पत्नी के साथ कमरे में लौटा तो वह अभी भी बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने कहा कि उसे बच्चे के कमरे में शोर सुनाई दे रहा है। मैं उस कमरे में गई जहां मेरा बेटा आराम कर रहा था ताकि वह मुझे परेशान न करे, और मैं अपने बेटे का पालना अपने कमरे में ले गई ताकि वह हमारे साथ सो सके। उन सभी शोरों के बावजूद हमें नींद आने लगी जब हमने सपने में बच्चे के पालने के पास कदमों की आहट सुनी। मैं जल्दी से उठा और स्पष्ट रूप से देखा कि बहुत लंबे नाखूनों वाली एक बूढ़ी औरत मेरे बेटे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जितना हो सकता था मैं उठा और खुद को जाने दिया और महिला को बताया कि क्या गलत था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उस बुढ़िया ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं दीवार से जा टकराया। जितना हो सके मैं उठा और मेरी पत्नी के पास से एक छोटा सा ईसा मसीह उठाया और उस बूढ़ी औरत को दिखाया। जब उसने उसे देखा तो वह घूमने लगी और अचानक हवा में गायब हो गई। वो देखकर मैं सदमे से बेहोश हो गया। अगले दिन मैं उठा और सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन मैंने अपनी छाती पर और उन जगहों पर कुछ गहरी खरोंचें देखी जहां बूढ़ी औरत ने मुझे थप्पड़ मारा था। उसी क्षण मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को ले गया और पिता को बताने के लिए चर्च की ओर भागा। उसने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया था और चुड़ैल उसे ले जाना चाहती थी। पिता ने तुरंत बपतिस्मा लिया। मेरे बेटे ने मुझे मेडल दिया, जो चुड़ैलों को उससे दूर रखेगा। उस दिन से मेरा बेटा हमारे साथ सोता है और उसकी सुरक्षा के लिए मेरे पास कई क्रॉस और संतों के पदक हैं। अब मैं चुड़ैलों में विश्वास करता हूँ। कहानी 2। मैंने खुद को मेक्सिको सिटी में छुट्टियों पर पाया। क्योंकि मेरा परिवार वहां है, हम उनके साथ उस शहर में रहे। आस पड़ोस बहुत आम है और मेरा परिवार जहां रहता है उसके पास ही तीसरी मंजिल पर किराए पर रहता है। यहाँ पहाड़ियों वाला इलाका है। एक दिन जब मैं छत पर बैठकर शहर को देख रहा था तो एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा जो सीधे उन पहाड़ियों से आई थी। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई पक्षी है, लेकिन देखने में यह बहुत बड़ा लग रहा था। जब वह थोड़ा करीब आया तो मैं ठिठक गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। वह चीज कोई पक्षी नहीं बल्कि उड़ती हुई एक औरत थी। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे वह महिला पास के एक घर की छत पर चढ़ गई। लेकिन इस सब में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये महिला नीचे जा रही थी तो वहां पहले से ही और भी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। मैंने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को बुलाया और वे अपनी आंखों से उस महिला, एक बूढ़ी औरत को देखने में कामयाब रहे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमें देखा है, या शायद अधिक संभावना यह है कि उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया।
इसके कुछ समय बाद मेरे परिवार ने हमें बताया कि अन्य पड़ोसियों के साथ थोड़ी जांच करने के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भी ऐसी ही चीजें देखी थीं। अंत में सभी सहमत होते हैं कि वे चुड़ैले हैं और वे अपने अनुष्ठानों और कार्यों को करने के लिए उस स्थान पर मिलते हैं। कहानी 3। एक मित्र ने मुझे कुछ बताया जो उसके चाचा से हुआ था, जिन्होंने खुद को कृषि के लिए समर्पित कर दिया था। उनके पास इन प्राणियों से संबंधित एक अजीब घटना थी। यह सब ला पिला नामक खेत में हुआ। यह मक्के के खेत की कटाई का समय था, इसलिए मैदान में रात बिताने के लिए नाश्ता एक दिन पहले ही तैयार कर लिया गया था और इस तरह सुबह होने की शुरुआत हुई। उसके चाचा काफी जल्दी उठ गए, लगभग 4 बजे, और एक मेस्काइट पेड़ के नीचे आग जलाकर अपनी कॉफी गर्म करने की कोशिश की, क्योंकि यह काफी ठंडा है। अक्टूबर माह में मैंने जलाऊ लकड़ी बिछवाई थी। वह आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण माचिस बुझ जाती है। ऐसा बार बार होता रहा जब तक सारे मैच खत्म नहीं हो गए। एक अजीब हवा की लहर ने ऐसा कर दिया। उस आदमी को अपनी कॉफी न पीने के लिए खुद ही इस्तीफा देना पड़ा। उसे यह बहुत अजीब लग रहा था कि हवा अंदर आ रही है, क्योंकि जब वह चला गया तो हवा काफी शांत लग रही थी। बिना किसी ड्राफ्ट के सुबह अचानक उसे मेस्काइट पेड़ के ऊपर से कुछ हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं और उसने शीर्ष पर 2 बड़े पक्षियों को देखा। आखिर में उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया और फसल को आगे बढ़ाने के लिए काम पर चला गया, क्योंकि सूरज निकल आया था और गर्मी बढ़ने लगी थी। उसने सभी गतिविधियां स्थगित कर दी और दोपहर का भोजन करने के लिए घर लौट आया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी पत्नी के साथ बाजार चला गया। वहां उसे 2 बुजुर्ग बूढ़े मिले जो उसे घूरकर देखने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। एक व्यक्ति उनके पास आया और मजाक में उनसे कहा कि सुबह सुबह आप अपनी कॉफी के लिए आग नहीं जला सकते, और वे फिर कई बार हंसे। वे वही हंसी थी जो मैंने सुबह सुबह सुनी थी, केवल सुबह सुबह वे एक पेड़ की चोटी पर 2 अजीब पक्षियों से आ रही थीं। चौथी कहानी। यह रात की बात है जब मेरे दादाजी किस्से सुना रहे थे कि वह उस समय में रहे, उनके प्यार और काम के अनुभव, उनके बारे में और उनके अन्य सहयोगियों ने उस शहर में चुड़ैलों को कैसे पकड़ा। रात के करीब 11 बजे थे जब वहां के एक निवासी ने मेरे दादाजी से बात की। वह उसे बताने लगा कि शहर में एक अजीब प्राणी छिपा हुआ है। कई आदमी पहले से ही उसके पीछे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह क्या था। उन्होंने कहा कि इसका आकार बहुत बड़े पक्षी जैसा है। दोनों वहां भाग गए जहां बाकी लोग थे। मैं उनके पीछे केवल अपनी दादी और अपनी बहन को बेघर छोड़कर चला गया। जब हम वहां पहुंचे जहां अन्य 2 थे, तो उन्होंने कहा कि प्राणी चला गया था, स्कूल के बगल में जो खाली कमरा था। हम सभी उस स्थान पर गए और जैसा कि स्पष्ट था, उन्हें जांच के लिए किसी को भेजना पड़ा और वह व्यक्ति मैं ही था। मैं बहुत डरते डरते पास आया और धीरे धीरे टॉर्च जलाने लगा। तभी अचानक एक तरह का जानवर या उसके जैसा ही कुछ और तेजी से पास ही मौजूद एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर वहां से निकला। मैंने तुरंत टॉर्च फेंक दी और सज्जनों के पास जाकर उन्हें बताया कि क्या हुआ था। ऐसे लोग थे जो उत्पीड़न जारी रखना चाहते थे और अन्य जो अब ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी काम करना था और डर के कारण और भी बहुत कुछ करना था। जितना मैं जाना चाहता था, मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे दादाजी वहां थे और मैं यह भी जानना चाहता था कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। हम पहाड़ी की ओर जा रहे थे और अचानक पूरे शहर में बिजली चली गई। रात के करीब 12 बज रहे थे जब एक ठंडी चीख हर जगह गूंज उठी। हम सभी भय और आश्चर्य से स्तब्ध थे। वह अजीब जीव हमारे सामने से गुजरा और हम तेजी से उसके पीछे गए, यह देखने का प्रबंध करते हुए कि पानी की टंकी के पास पहुंचने पर वह कहां रुका। यही वह स्थान था जहां वह प्राणी रुका था। हमने एक प्रकार का विकृत पक्षी देखा जो आकार में बड़ा था।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसकी चोंच पर अजीब निशान थे। वह प्राणी बड़े ही अजीब ढंग से चलने और चिल्लाने लगा। जैसे ही वह चला, हम देख सकते थे कि वह कैसे एक आदमी में बदल रहा था। हमने उसे वहां से चलते हुए देखा। उन्होंने सभी काले और चमड़े के कपड़े पहने थे। वह आदमी रुक गया। उसने अपनी नजर हमारी ओर लौटाई और हमसे कहा कि हम जल्द ही उसे फिर से देखेंगे। वह अपने रास्ते पर चलता रहा और अंधेरे में खो गया। अगले दिन हर कोई उस प्राणी और उस शहर से सब कुछ वापस करने की धमकी के बारे में बात करने लगा। जब उस प्राणी ने वापस लौटने का फैसला किया तो वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने कहा कि शायद उसका शैतान के साथ कोई समझौता है। 5वीं कहानी। साल था 1995 और मैं सेलाया, गुआनाजुआतो, मैक्सिको में काम कर रहा था। स्थिति कठिन थी, इसलिए उन्हें शिफ्ट में काम करना पड़ा और भरोसेमंद साइकिल से मिलने वाले थोड़े से पैसे को बचाने का रास्ता ढूंढना पड़ा। वह उस समय मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, क्योंकि उसने मुझे उस स्थान तक पहुंचाने में मदद की थी जहां से मैं सीधे सेलाया के लिए बस ले सकता था और इस तरह साइकिल से फिर से अपने शहर लौटने में सक्षम हो सकता था। एक सप्ताह विशेष रूप से मुझे रात में काम करना पड़ा। उस समय रात के लगभग 11 बजे होंगे। पुरानी सड़क का उपयोग करना क्योंकि यह अधिक सुरक्षित था, क्योंकि वहां से बहुत सारी कारें नहीं गुजरती थीं। सोमवार को जब मैं जुवेंटिनो से निकला, जहां मैंने अपनी साइकिल छोड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलटकर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। उस रात ऐसा ही हुआ और अगले बुधवार को चीजें बदल गईं। तभी मुझे वास्तव में डर लगने लगा, क्योंकि उसी रात मैंने पेड़ों के बीच एक अजीब काले पक्षी को देखा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। जब मैं सड़क पर था तो मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया और उसने मुझे बताया वह फिर से हुआ उस शानदार से प्रार्थना करने के लिए। एक प्रार्थना जो सुरक्षा के लिए बहुत शक्तिशाली है। गुरुवार को मेरे लीमा स्ट्रॉन्ग साइकिल और मेरे पीछे बहुत तेजी से चलने वाली चिड़िया के साथ भी यही हुआ। मैं उस भव्य की प्रार्थना करने लगा। मेरे सौभाग्य से उस दिन चाँद था और जब मैंने जोर से प्रार्थना करना शुरू किया तो मुझे हल्का महसूस हुआ और मैं बहुत तेजी से पैडल चलाने में सक्षम हो गया। शुक्रवार को मैंने दोबारा नहीं सोचा और सड़क पर उतरने का फैसला किया। मैं इतना बदकिस्मत था कि एक कार ने मुझे कुचल दिया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मुझे केवल कुछ खरोंचें आईं। जब मैं उसी रात अपनी सास से मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पत्नी ने उन्हें इस बारे में बताया था, इसलिए उन दोनों ने मेरे लिए प्रार्थना की और भगवान को मेरी सराहना की, क्योंकि उस चुड़ैल ने देख लिया था कि मैं अक्सर वहां से गुजरता हूँ। वह मुझ पर मोहित हो गई थी और इसने मुझे डरा दिया था। भगवान का शुक्र है, उसके बाद मेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं अब उन रास्तों से नहीं गुजरता, फिर भी मुझे वह स्थिति और वह अनुभव आज भी याद है। 6ठी कहानी। ब्लैक नाइफ, जिसे ब्लैक हार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी लोक कथाओं में बोगीमैन की आकृति के बराबर है। लोहे के पंजे, लंबे दांत और एक आंख वाली एक नीली चेहरे वाली बूढ़ी चुड़ैल निराशा, आतंक, अंधेरे से बनी है। वही चीज जो बुरे सपनों का पोषण करती है। वह मानव मांस को फाड़ने में प्रसन्न होता है, विशेष रूप से बच्चों के मांस को, जिसे वह जंगल में फंसाता है और फिर उन्हें कच्चा खा जाता है। हड्डियों को पहाड़ों पर बिखेर देता है और खाली खाल को पेड़ों की शाखाओं पर रख देता है। ऐसा कहा जाता है कि वे हिल्स, लेस्टर काउंटी में एक गुफा में रहते थे, जिसे उन्होंने अपने स्टील के पंजों से चट्टान को तोड़कर खुद बनाया था। एक पुराना ओक का पेड़ प्रवेश द्वार को कवर करता है। उसके नीचे से किसी बच्चे या मेमने के गुजरने का इंतजार कर रहा है, या फिर भूख लग जाए। डायन हमेशा भोजन की तलाश में शिकार का पीछा करने के लिए ही अपनी गुफा छोड़ती है। वह अपनी पतली भुजाओं को खिड़की की जाली से अंदर डालती है,
लेकिन उसके दांत पीसने से वह दूर हो जाती है। इस प्रकार हर कोई उसके हार मानने और चले जाने का इंतजार कर रहा है। फिर भी कभी कभी सुबह कोई बच्चा गुम हो जाता है। यदि उसे अपना पसंदीदा व्यंजन नहीं मिलता है तो वह मवेशियों से अपनी भूख मिटाने के लिए खुद को समर्पित कर देता है। 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रत्येक ईस्टर रविवार को लेस्टर में कुत्तों के साथ शिकार का आयोजन किया जाता था, क्योंकि ब्लैक नाइफ को कभी कभी बिल्ली के रूप में चित्रित किया गया था। फिर इस मृत जानवर को सौंफ से नहलाकर एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान किया गया। इस प्रकार डायन का प्रतिनिधित्व किया गया। इन प्रथाओं से ऐसा माना जाता है कि यह संभव है। यह स्कॉटिश हाईलैंड्स में स्थानांतरित होने में सक्षम था, जहां इसका शिकार भी किया जाता था। हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है। अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियां भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ।